नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आपने इससे पहले वाले कलकत्ता के दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे। ये कलकत्ता का मेरा तीसरा पार्ट है। इसमें मैं आप सभी को लेकर चलूँगा कलकत्ता की कुछ खास जगहों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वो है विक्टोरिया मेमोरियल। कलकत्ता के मध्य में स्थित यह एक विशाल संगमरमर का स्मारक है। इसका निर्माण ब्रिटिश राज द्वारा 1906 और 1921 के बीच कराया गया था। यह 1876 से 1901 तक भारत की महारानी रही क्वीन विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित है। इसका निर्माण कार्य राजेंद्र नाथ मुखर्जी और कलकत्ता की मार्टिन एंड कंपनी को सौंपा गया था। विक्टोरिया मेमोरियल विश्व में किसी भी राजा या रानी को समर्पित अब तक का सबसे बड़ा स्मारक है। ये स्मारक 26 हेक्टेयर यानी कि करीब 64 एकड़ के उद्यान क्षेत्र में फैला हुआ है और अब भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रण में एक संग्रहालय है। इंडो सार्वजनिक वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं से युक्त यह शहर के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक बन गया है। 1901 में क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु के बाद वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने एक संग्रहालय और उद्यानों के साथ एक भवन के निर्माण का प्रस्ताव रखा। भारत के सरकारी अधिकारियों, राजकुमारों, राजनेताओं और जनता ने कर्जन की धन संबंधी अपील पर उदारतापूर्वक प्रतिक्रिया दी और स्मारक के निर्माण की कुल लागत, जो करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए थी, पूरी तरह से उनके स्वैच्छिक चंदे से प्राप्त हुई। इस मेमोरियल का कार्य पूरा होने से पहले ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो चुकी थी। इस प्रकार ये मेमोरियल राजधानी के बजाय एक प्रमुख प्रांतीय राजधानी में स्थापित हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण पूरा हुआ और वेल्स के राजकुमार यानी कि एडवर्ड अष्टम द्वारा दिसंबर 1921 में औपचारिक रूप से जनता के लिए खोला गया। इसके वास्तुकार थे विलियम एमरसन और इसका डिज़ाइन इंडो सार्वजनिक शैली में है, जिसमें ब्रिटिश और मुगल तत्वों के साथ वेनिस, मिस्र और दक्कनी स्थापत्य कला का मिश्रण है। विक्टोरिया मेमोरियल में आज करीब 25 गैलरी हैं। इनमें रॉयल गैलरी, राष्ट्रीय नेता गैलरी, सेंट्रल हॉल, स्कल्पचर गैलरी, आर्म्स एंड आर्मरी गैलरी और न्यू कोलकाता गैलरी शामिल है। इस मेमोरियल में कृतियों का काफ़ी बड़ा और अच्छा कलेक्शन है। इस म्यूजियम में एक पूरा सेक्शन इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को भी समर्पित था। चलिए वहाँ से बाहर निकलकर मैंने खाया कलकत्ता का लोकल स्ट्रीट फूड, जो काफ़ी अच्छा था। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर घर पे ही ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ वर्कशॉप के डे 4 के लिए, जो कि वर्कशॉप का सेकंड लास्ट डे भी था। चूँकि ज़्यादातर लेक्चर्स बंगाली में थे तो मुझे लेक्चर्स को समझने में थोड़ी तकलीफ हुई, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट वहाँ की कन्वीनर ने हमारे पास बैठकर कई सारे लेक्चर्स को ट्रांसलेट भी किया। कलकत्ता में मैंने देखा ऑटोज बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं यहाँ पर मेट्रो का काफ़ी अच्छा सिस्टम है। इंडिया की इनफैक्ट पहली मेट्रो कलकत्ता में ही शुरू हुई थी। कलकत्ता में यूं ही आमतौर पर चलते फिरते आपको बेहद खूबसूरत घर देखने को मिलेंगे, जिनको देखकर आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में कलकत्ता एक जीती जागती धरोहर है। और अभी मैं पहुंच चुका था पैरामाउंट शरबत की दुकान पर, जो काफ़ी फेमस थी एंड यहाँ के शरबत वाकई में बहुत अच्छे थे। यहाँ पर मैंने ट्राई किया था इनका टैमरिंड। इसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ नोबिन चंद्र दास स्वीट शॉप पर। इन्हीं को रसगुल्ला का इन्वेंटर कहा जाता है। इसके अलावा मुझे जो यहाँ सबसे अच्छी स्वीट लगी वो थी रसमलांचा। बाकी रसगुल्ला जो ब्राउन कलर का है, ये नोलन गुड़ से बना हुआ है, जो सर्दियों में
कलकत्ता में काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ नेताजी का पैतृक घर। ये घर बोस के पिताजी ने 1909 में निर्मित करवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन स्मारक और अनुसंधान केंद्र के रूप में इसे आज संरक्षित किया गया है और ये नेताजी अनुसंधान ब्यूरो का मुख्यालय भी है। इस भवन को वाकई में बहुत प्यार से सजोया गया है। इसमें आपको अभिलेखागार, पुस्तकालय और कई सारे संग्रहालय देखने को मिलेंगे। और ये वही घर है जहां से 1941 में नेताजी अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकल चले थे, आज़ादी की लड़ाई को एक नया आयाम देने के लिए। भारत से निकलने के बाद वे जर्मनी पहुंचे थे और जिस गाड़ी से वे इस घर से निकले थे वो ये वाली गाड़ी थी जिसे यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ पर बोस के जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को काफ़ी सहेज कर रखा गया है। अगर आपको नेताजी के जीवन में और भारत की आज़ादी के आंदोलन में इंटरेस्ट है, आपको इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। वहाँ से निकलकर मैं वॉकिंग डिस्टेंस पर ही पहुँच जाता हूँ एक और फेमस फूड जॉइंट पर जिसका नाम था शर्मा टी स्टॉल। इसी के साथ ढल चुका था कलकत्ता में मेरा 5वां दिन और रात को सैर करते हुए मैं पहुँच जाता हूँ कलकत्ता के एक और प्रसिद्ध मार्केट गरियाहाट मार्केट में स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। और इसके बाद आ जाता है हमारी वर्कशॉप का सेकंड लास्ट डे। काफ़ी दिन यहाँ पर आना जाना रहा, इसीलिए अब तो पार्क स्ट्रीट भी बिल्कुल अपनी लगने लगी थी। ये थी एशियाटिक सोसाइटी की बिल्डिंग जो कि पार्क स्ट्रीट की पहली बिल्डिंग है, इसलिए इसका एड्रेस भी 1 पार्क स्ट्रीट है। कलकत्ता की काफ़ी जगहें अब तक मैंने देख ली थी, पर अभी भी दक्षिणेश्वर काली टेम्पल बचा हुआ था जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ गया। किस तरह जाऊं? तो जगह तो हमको भी बीच में जाना। कौन सा 19वीं सदी के आरंभ में दक्षिणेश्वर गंगा के पूर्वी तट पर एक छोटा सा गांव था। यहीं रानी रश्मोनी ने एक स्वप्न प्रेरणा से प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना का संकल्प लिया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति का कुशल प्रशासन संभाला और ब्रिटिश नीतियों का विरोध करते हुए अनेक परोपकारी कार्य भी किए और आज ये मंदिर पश्चिम बंगाल की आध्यात्मिक विरासत का प्रमुख केंद्र है। Time to say goodbye to this beautiful room. और इसी के साथ आ गया था वर्कशॉप का लास्ट डे। इस दिन हम सभी को पेपर प्रेजेंट करने का मौका भी मिला। Not for evaluation in that way, because you all are working, most of you are working, you are researching. নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা বহে নিরন্তর। कलकत्ता में अपनी आखिरी रात को मैं पहुंच जाता हूं बलराम मलिक एंड राधा रमन मलिक नामक इस स्वीट शॉप पर। यहां पहुंचकर मुझे अंदाज़ा होता है कि मिठाइयों में भी कितनी बेइंतहा वैरायटी हो सकती है। यहाँ पर एक से बढ़ के एक अच्छी मिठाई थी, कई सारे फ्यूजन्स थे और कई सारे न्यू इन्वेंशंस भी इन्होंने किए थे। कलकत्ता में मेरा आखिरी दिन काफ़ी ड्रामेटिक था। मेरी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, उसकी वजह से मुझे 2-3 ट्रेन्स में और टिकट्स करानी पड़ी तत्काल में। इसके अलावा इमरजेंसी में फ़्लाइट की टिकट तक मुझे बुक करानी पड़ी थी क्योंकि मुझे जाना बहुत ज़रूरी था। पर जैसे तैसे आखिरकार मुझे एक सीट मिल गई थी। इसी के साथ मेरा कलकत्ता टूर यहीं समाप्त होता है। ये आइकॉनिक पैकेज जो लखनऊ से शुरू हुआ था, फिर कलकत्ता तक चला, अभी एक हफ्ता मुझे दिल्ली में और रहना था और फाइनली 21-22 दिनों के बाद मैं अपने घर पहुंचा था। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही एक और ख़ास वीडियो में। थैंक यू सो मच।